हेलो बच्चों, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ यूनिट 2 और इस लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी विद करंट एंड ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लास्ट टॉपिक मोबिलिटी पढ़ा था। तो मोबिलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगी मैं आप लोग को इस टॉपिक के बाद। Relationship of drift velocity and mobility with current. Let us consider a conductor of length L and uniform cross sectional area A. यहाँ पे एक हम लोग कंडक्टर कंसीडर करेंगे AB जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, इसको A डैश ले लेते हैं। A dash B is a conductor and cross sectional area of conductor A dash B is A and its length is L. Let V is the small v is the volume of the conductor। और अगर V इसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटू L। नेक्स्ट, N इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। E is the charge on each electron and Q is the total charge on all the electrons. Next is if we apply a potential difference V across the ends of the conductor, अगर हम लोग V potential difference apply कर रहे हैं A dash B के across, तो उस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है और उसको हम लोग ने क्या कंसिडर किया है E। ठीक है, Vd क्या है? Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो वेलोसिटी कितनी है? Vd। When electric field settles across the ends of the conductor, a current I flows through it and v is the mobility of the free electron. T is the time taken by an electron to cross the conductor। T क्या है? इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड पे जब यहाँ से मूव करके यहाँ तक आएगा, मतलब L लेंथ को जब क्रॉस करेगा तो उसने कितना टाइम लिया उसने क्रॉस करने में। M क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ टोटल नंबर ऑफ free electrons in the conductor N is given by number density of free electrons into volume of the conductor। अगर पूरे कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो वॉल्यूम है कंडक्टर का उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये N है और V की वैल्यू इनिशियली मैंने बताई थी AL है। ठीक है, नेक्स्ट total charge on conductor Q is given by N into E। चार्ज कैसे लिखेंगे हम लोग? टोटल चार्ज की वैल्यू ऑन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये क्या हो गया? NaL इंटू E, इक्वेशन नंबर 1। And we know that electric field can be written as E is equal to V by L। ये हम लोग पहले से जानते हैं। And time taken for an electron to cross the length L of the conductor is given by L by Vd, इक्वेशन नंबर 3। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने L लेंथ क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लिया? तो Vd क्या है? किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है? Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू L बाई Vd। और ये इक्वेशन हम लोग पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है,
इक्वल टू Q बाई T, ठीक है, Q बाई T. पुटिंग द वैल्यूज of Q and T from equation 1 and 3, we get I is equal to Q की वैल्यू थी NEAL और T की वैल्यू है L इंटू VD. L बाई VD, तो यहाँ से VD ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा NEAVD. I is equal to NEAVD. ठीक है, ये किसके बीच में रिलेशन है? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है. तो पहला हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट. I is equal to NEAVD. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी. ठीक है, मोबिलिटी में रिलेशन कैसे निकालेंगे? VD की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी. We know that, let this is equation number 4. We know that VD is equal to mu E into E. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, mu E into E, where mu E is the mobility of electrons. So ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा I is equal to NEA mu E into E, and this is the relation between current and mobility. ठीक है, ये दो रिलेशन याद रखना है आपको. Equation number 4 and equation number 5. Equation number 4 gives the relation between current and drift velocity, and equation number 5 is the relation between current and mobility of free electrons. ठीक है, we can also write the equation number 4 as VD is equal to, we can also write the equation number 4 in terms of E tau by m. By putting this value, we get I is equal to NEA E tau by m. So this will become NE square A E tau by m. ठीक है, ये भी एक रिलेशन हो जाएगा.
and using equation number 2 we can rewrite the equation as n e square a v tau by m into l. ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यूज दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ये रिलेशन बताता है कि करंट किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूव करने से फ्लो होती है, ठीक है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये है कि करंट को सेटअप होने के लिए थोड़ा टाइम लगना चाहिए, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो करता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं थ्रू आउट द वायर या कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाती है, मतलब कि उसको बहुत बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो बहुत तेजी से बहुत कम टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर में सेटअप हो जाती है। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो वायर होता है कंडक्टिंग वायर, उसके हर सेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है। मतलब बल्ब को ग्लो करने के लिए या करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करके जाएं ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से सेटअप होती है। सो टाइम नहीं लगता है कि वेट नहीं, करंट को फ्लो करने के लिए ये वेट नहीं करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से चलकर जाएगा दूसरे एंड पर पहुंचेगा तब करंट फ्लो होगी। पूरे वायर में ईच क्रॉस सेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से तुरंत ही करंट फ्लो होती है, ठीक है, और बल्ब ग्लो करने लगता है। एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेटेड एज 8.5 × 10⁻28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of the wire 3 meter long to other end? The area of cross section of the wire is 2.0 × 10⁻⁶ meter square and it is carrying a current of 3 ampere. ठीक है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन एन नंबर डेंसिटी दिया हुआ है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.0 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड करंट की वैल्यू दी हुई है 3.0 एम्पियर। हमको फाइंड आउट करना है टाइम टेकन फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड, टी निकालना है। वी नो दैट I इज इक्वल टू NEAVD। यहाँ से हम लोग VD की वैल्यू लिख सकते हैं I/NEA, ठीक है। टाइम टेकन निकालना है तो जैसा हम डेरिवेशन में मैंने बताया था टाइम टेकन विल बी इक्वल टू L/VD, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे VD की, तो ये हो जाएगा NEAL/I। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे VD की, तो ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको पता है, N पता है, E पता है, A/L/I सारी चीजें दी हुई हैं। E की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 8.5 × 10⁻28 into 1.6 × 10⁻⁻19 into 2.0 × 10⁻⁻6 और L कितना दिया हुआ है, L दिया है 3 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू है 3, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो टाइम की वैल्यू आएगी 8.5 × 1.6 × 2 × 10⁻³ सेकेंड, या ये अप्रोक्सीमेटली आएगा कैलकुलेट करने पर 7 और
33 मिनट्स। ठीक है, आंसर आपका आएगा, सो कैलकुलेट करके सेकंड में पॉइंट्स में आएगा आंसर 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 4। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आवर्स एंड मिनट्स में 7 आवर 33 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द टॉपिक मोबिलिटी। A potential difference of 12 volt is applied across the conductor of length 0.2 meter. If the drift velocity of electrons is 3 × 10⁻⁴ meter per second, then calculate electron mobility. क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? V is equal to 12 volt, length of the conductor is 0.2 meter and drift velocity दी हुई है 3 × 10⁻⁴ meter per second। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी होगी। सो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है VD/E। तो यहाँ पे VD तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो E निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। E इज इक्वल टू V/L। V की वैल्यू हो जाएगी 12/L की है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, या वोल्ट मीटर इनवर्स 60 आएगा इसको सॉल्व करने पे। नेक्स्ट आपको निकालना है म्यू कितना होगा। तो म्यू हो जाएगा VD/E। VD की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3 × 10⁻⁴ और E है आपका 60 म्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आएगी मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम एंड उन्हीं के नाम पे इस लॉ को ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across the two ends of the conductor, provided that physical conditions of the conductor kept constant। physical conditions में क्या हो गया? like temperature, pressure, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं V is directly proportional to I और V is equal to RI। ये ओम्स लॉ है। ठीक है, यहाँ पे R क्या है? R is proportionality constant। R is a proportionality constant and is known as electrical रेजिस्टेंस। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। इससे भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको कन्वर्ट करके। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के थ्रू जब हम कांस्टेंट लगाएंगे तो वो होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा G × I एंड G जो है वो होता है कंडक्टेंस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू RI, यही होता है ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल करंट flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across the two ends of the conductor, provided that the physical conditions of the conductor kept constant। ठीक है, उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है तो उस केस में करंट flowing through the conductor is directly proportional to potential difference। ठीक है, ओम्स लॉ कैसे रिड्यूस किया जाएगा? वी नो दैट VD is equal to E/τ/m and E is equal to V/L। यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा EV/τ/ml। ठीक है, VD। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन विच वी हैव डिड्यूस्ड इन प्रीवियस टॉपिक। क्या था इक्वेशन? I इज इक्वल टू NEABD। ठीक है, ये इक्वेशन था।
यहाँ पे वी डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा एन ई ए इंटू ई वी टाउ बाई एम एल आई, ठीक है। नेक्स्ट I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल इंटू वी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं v बाई आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। और किसी अगर फिजिकल कंडीशंस किसी कंडक्टर की कांस्टेंट है तो ये v बाई आई कांस्टेंट होगा। कैसे? मास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर डेंसिटी, E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये सारी चीजें नहीं चेंज हो रही हैं तो v बाई आई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। यही तो ओम्स लॉ कहता है। क्या था ओम्स लॉ? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। या हम लोग लिख सकते हैं v बाई, ये इसकी वैल्यू आई थी v इज इक्वल टू आर आई, या v बाई आई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज आ गई कि v बाई आई इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे कंडीशन थी प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी लेंथ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो v बाई आई क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। इसी को R कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1.5 ओम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। Given charge on an electron is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओम्स लॉ पे बेस्ड है न्यूमेरिकल। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है 3 वोल्ट, V दिया है, R दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है 1.5 ओम, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, टाइम टेकन दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है। क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो t 1 सेकेंड दिया हुआ है, हमको n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले ओम्स लॉ यूज करेंगे, I इज इक्वल टू v बाई आर। करंट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? तो v 3 है, r 1.5 है, ये आएगा आपका 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट हमको n निकालना है, तो एक और करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, एंड Q क्या होता है? N इंटू ई अपॉन टी, ठीक है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं N इज इक्वल टू I इंटू टी बाई ई, N इज इक्वल टू I इंटू टी बाई ई। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, टाइम है 1 सेकेंड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ई की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 इंटू 10⁻19, ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, 1.25 10⁻19। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, R की वैल्यू क्या होती है? ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एंड R किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये सारी चीजें किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही हैं टाइम के साथ, तो R जो है वो कांस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, ठीक है। R क्या डिनोट करता है? R इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। R क्या बताता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके पाथ में कितना अपोजिशन है, कितने हिंड्रेंस क्या है, कितना, उसकी वैल्यू बताता है कि किस अमाउंट में तक अपोजिशन कर सकता है। क्या क्यों होता है R? किसी भी कंडक्टर में R इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर में
फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। और करंट फ्लो तभी होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करके जाते हैं, ड्रिफ्टिंग होती है। और ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है कोलाइड करते हैं आयंस और अदर एटम्स से, ठीक है। और इसी कोलिजन की वजह से किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट अगर फ्लो हो रही है तो उसके पाथ में कितना अपोजिशन है, ठीक है, कितना उस चीज को रोक सकता है। तो ये रुकावट या ये अपोजिशन किसकी वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिससे करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करते हुए जा रहे हैं, उसी कोलिजन की वजह से ये अपोजिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है इसकी ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ओमेगा बोलते हैं इस वर्ड सिंबल को, और इसको लिखते हैं ओम, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन होता है ml2t - 3a - 2, ठीक है। एक और यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और डिवाइस है उसमें वोल्टेज का करंट के साथ कैसे वेरिएशन है, उसी को VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये दो तरह का होता है, पहला होता है लीनियर एंड दूसरा होता है नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उन कंपोनेंट्स या डिवाइसेस के लिए जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को जो फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं उसके लिए लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, मेटल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। नॉन लीनियर किसके लिए होता है, विच डजंट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनके लिए नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल्स होंगे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड्स, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी होते हैं, ETC लिख देते हैं। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब किस तरह का होता है, लीनियर का मतलब हुआ VI कैरेक्टरिस्टिक है तो V को x एक्सिस पे और I को y एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। लीनियर में मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था कि कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, लीनियर, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे कि मेटल्स में होता है। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जिस तरह से बदलेगा उसी रेशियो में करंट भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। लीनियर है, आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे सेम रेशियो में करंट इंक्रीज करेगी, क्योंकि V/I इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो ये रेशियो नहीं बदलना चाहिए, V जिस तरह से V बदलेगा उसी तरह से I भी बदल जाएगा, इस ऐसे कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो। इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, लीनियर होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक। नॉन लीनियर में कैसा हो सकता है, ये हो गया आपका लीनियर, ये हो गया नॉन, ये कैसा है, नॉन लीनियर। एक ये हो गया, ऐसा हो सकता है,
दूसरा डायोड्स में होता है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, वी डायोड्स का होता है एक इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी नॉन लीनियर है, ठीक है, जंक्शन डायोड। एंड एलईडी का इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी डायोड ही है एक तरह का। यहाँ पे शो कर रहा है कि करंट की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की दो वैल्यू है, V1 एंड V2। आगे पढ़ेंगे हम लोग ये टॉपिक्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है उसमें स्टडी करेंगे, एलईडीज क्या होती हैं और जंक्शन डायोड क्या होते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एंड मोबिलिटी एंड करंट। नेक्स्ट वाज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। थैंक यू क्लास।